हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम गुलाटी और आज हम हिमाचल प्रदेश में पटवारी की पोस्ट के लिए 2019 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश वाला जो पार्ट था उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी जो इंग्लिश वाला पार्ट था, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन जो उसमें पेपर में आपके आए थे, उन 25 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे होगा क्या कि एक तो आपको सिलेबस का पता लग जाएगा कि पटवारी की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस आता है, दूसरे आपको पता लगेगा कि पैटर्न क्या रहता है, किस पैटर्न का आता है, यानी उस सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर में से आता है। सारे चैप्टर में से करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से हमें क्वेश्चंस करने की जरूरत है, जिनको प्रिपेयर करने की जरूरत है, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। मैं आपको बताता चलूंगा कि कितने क्वेश्चंस, अभी आपको पता चल जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे कितने क्वेश्चन कौन से पार्ट में से आए हैं, राइट। सॉरी। तो जैसे कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आया है कि अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। अल्टरनेटिव मतलब यहां पे लिखा गया था, फुल क्वेश्चन था कि चूज द अल्टरनेटिव वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड, गिवन का मतलब दिया हुआ हमारे पास वर्ड है आगे वोकेशन। ये जो वोकेशन वर्ड दिया गया है, इसके लिए हमें कोई एक अल्टरनेट इन 4 ऑप्शन में से चुनना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, उसको हमने टिक करना है। तो वो सबसे पहले होना, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे एक तो वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मींस कि जो भी वर्ड्स है उनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, हिंदी में उनका मीनिंग पता होना चाहिए या इंग्लिश में उनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम इन क्वेश्चंस का, इस तरह के वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो देखें, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, वोकेशन। अब कई बच्चे देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया जाता है, इस तरह का वर्ड। ये काफी बार ये एग्जाम में आता है वर्ड वोकेशन। तो कई बार क्या होता है कि हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फटाफट जब हम पढ़ रहे होते हैं, एक तो एग्जाम में जब बैठे होते हैं तो घबराहट होती है स्टूडेंट्स को, सभी को, और उस घबराहट में हम फटाफट वर्ड को उल्टा भी पढ़ लेते हैं, गलत भी पढ़ लेते हैं। जैसे वोकेशन है तो हो सकता है कोई इसको वेकेशन पढ़ दे, है ना। तो वेकेशन पढ़ेगा तो आगे एग्जामिनर ने क्या कर दिया है कि हॉलीडे एक वर्ड दे दिया है, हॉलीडे छुट्टी, हॉलीडे, और वेकेशन भी छुट्टी होती है, ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि ये फटाफट फिर क्या करते हैं, एक तो जल्दबाजी होती है कि हमने पेपर को फटाफट जो है वो कवर करना है, तो कवर करने के लिए हम इस पे हॉलीडे पे टिक लगा देंगे। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा समय लगा लो, 2 सेकंड 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन करना क्या है कि उसको अच्छे से पढ़ो पहले। तो ये है वोकेशन। वोकेशन का मीनिंग होता है व्यवसाय, कोई धंधा। वोकेशन में व्यवसाय या धंधा, जैसे आपने पढ़े होंगे वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल व्यावसायिक कोर्स, है ना। तो इसलिए वो वोकेशन से वोकेशनल बनता है। वोकेशन मींस व्यवसाय या धंधा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, हॉलीडे। अब इनका मीनिंग हमें आना चाहिए। हॉलीडे होता है, क्या होता है, छुट्टी होती है। ब्रेकअप होता है, क्या होता है, टूट जाना टुकड़ों में, राइट। और ऑक्यूपेशन क्या होता है, काम धंधा व्यवसाय। और वर्च्यू क्या होता है, कोई गुण, सदगुण, नैतिक गुण, वर्च्यू। तो ना तो ये वर्च्यू होगा, वोकेश व्यवसाय का इसका अल्टरनेट तो नहीं है, मतलब है ना, विकल्प तो नहीं है, वर्च्यू, वर्च्यू भी नहीं है, ब्रेकअप भी नहीं है, हॉलीडे भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन, इसका मतलब होता है धंधा, काम, धंधा जो होता है यानी व्यवसाय। तो इसका असली जो ऑप्शन है, इसका आंसर जो होगा, सही आंसर वो होगा, क्या होगा, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, राइट। ये हम इस तरह से हमने ये पहला वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। अब दूसरा क्वेश्चन, फिर यही क्वेश्चन है, दो इसमें से आए हैं अल्टरनेट वाले क्वेश्चन, अल्टरनेटिव विकल्प ढूंढ रहे हैं इसका, राइट। दूसरे में जो वर्ड दिया गया है इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर इसके आगे ऑप्शन दिए, उनका भी पता होना। ये वोकेबुलरी के क्वेश्चन है, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करो अपनी। वोकेबुलरी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी मैं साथ साथ आपको डिस्कस करता रहूंगा, बताता भी रहूंगा कि ये वोकेबुलरी के क्वेश्चन है, राइट। 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में वोकेबुलरी के। तो ये अभी आपको देख लें, इंपेरियस। इंपेरियस का मतलब भी हमें आना चाहिए, इसका मतलब होता है दंभपूर्ण। दंभपूर्ण, दंभपूर्ण मतलब, दंभ क्या होता है, अभिमान, अभिमानपूर्ण, ठीक, अभिमान वाला या दंभ वाला। तो ये पता चल गया। अब हमें इनका भी पता चल जाना चाहिए। आगे वर्ड दिया है प्राउड। प्राउड क्या होता है, गर्व, ठीक। फिर आगे दिया है टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या होता है, लचकीला बनाना किसी चीज को, ठीक है ना, लचकीला बनाना किसी चीज को, लचकीला बनाना। और आगे ये TEMPER, टेम्पर, राइट। आगे है टेम्पर। टेम्पर, टेम्पर क्या होता है, कम बोलने वाला या कोई मितभाषी। शुद्ध हिंदी अगर इसकी बोले तो मितभाषी होता है, राइट। तो इस तरह से इसका ये मीनिंग हुआ। आगे है डिस्टेंट, इसका मतलब दूर। तो ये हो गया गर्व।
प्राउड क्या होगा? गर्व। तो इसका आंसर देखो, दंभपूर्ण मतलब अभिमान, अभिमान का था गर्व, तो गर्व इसका ये राइट आंसर है। लचीला बनाना इसका नहीं हो सकता, कोई विकल्प मितभाषी नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। कहने का मेरा मतलब है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग आना बहुत जरूरी है। वर्ड्स के मीनिंग आना क्या है? बहुत ही जरूरी है। सॉरी, अभी इसको ये जो हमने ये किया लचीला बनाना और टेम्पर वाला में जो इसको गलत अभी आपको बोल गया। ये होता है टेम्पर करना। टेम्पर करना मतलब किसी की बात को बीच अड़ंगा अड़ाना, अड़ंगा अड़ाना मतलब हस्तक्षेप करना। आई एम सॉरी, हस्तक्षेप करना, इसका मीनिंग होता है हस्तक्षेप करना। टेम्पर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब ये है, ठीक, डेफिनेशन हमारे पास दी है। अब इसके आगे एक सेंटेंस बोला गया है। कहाँ डिटरमाइनर मतलब पक्का, निश्चित, कि ये जो लिखा गया है इसके लिए क्या पक्का होगा, इसका आंसर मतलब क्या होगा, पक्के का मतलब क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड, यहां तक ये लिखा गया है, शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन, ठीक, इज इन का मतलब किस, इसमें है, में है, मतलब ये जो लिखा गया है शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड, एक तो हमें इसकी हिंदी आनी चाहिए बनानी, ये हमने ये सेंटेंस में लिखा क्या गया है। तो इसका मतलब हमें तब पता चलेगा जब हमने टेंसेस को अच्छे प्रकार से किया होगा, अच्छी तरह से अगर हमने टेंसेस को समझा होगा, पढ़ा होगा, तभी जाकर के ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो ये क्वेश्चन आया है टेंसेस में से। तो जैसे आपको पता है कि विल और शेल का यूज कहाँ होता है? फ्यूचर टेंस में होता है। फिर हैव अगर लग जाता है विल के साथ या शेल के साथ हैव लग जाता है तो क्या कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब विल हैव के साथ बीइंग का यूज हो जाता है तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाली जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगी है ये हमें बताती है कि ये कौन से टेंस में बात की गई, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हमें ये बताया तो इसका आंसर एकदम से देते, ये लिखा पास्ट परफेक्ट तो नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यस दिस इज द राइट आंसर। फ्यूचर डेफिनेट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, नो, गलत आंसर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी गलत आंसर है, ठीक। तो मैंने बता दिया कि क्यों ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसका आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, बी ऑप्शन, राइट। इसी तरह से फोर्थ जो क्वेश्चन है वो दिया गया, दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ गया कि इसमें हमने एक सुटेबल वर्ड को फिल करना है कि क्या होगा सुटेबल वर्ड, ठीक। तो ये भी हमें सेंटेंस जो होते हैं सेंटेंसेस उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट, ये लेसन डैश डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मुश्किल है। कैसा मुश्किल है? टू, एक तो इन फिर वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए। टू, टू का मतलब क्या था? बहुत। वेरी का मतलब भी क्या था? बहुत। द लिटिल का मतलब होता थोड़ा, और मच का मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पर 2 चीजें देखो, दिस लेसन इज हम बोल सकते हैं टू डिफिकल्ट, ये भी ठीक हो सकता है, वेरी डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, और मच डिफिकल्ट ये नहीं हो सकता, वर्ड सूट नहीं हो रहा है। वो इसका मतलब तो होता है ज्यादा, लेकिन मच डिफिकल्ट नहीं होता, वेरी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट, इस तरह के होते हैं। लेकिन ये सभी जो है ज्यादा वाले, ठीक, ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा ज्यादा। तो यहाँ पर ये भी वेरी भी रॉन्ग, टू भी रॉन्ग हो जाता है, और मच तो पहले आउट हो गया। तो द लिटल मतलब दिस लेसन इज द लिटल डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इसको आपने टिक करना, दिस इज द राइट आंसर इसका, राइट। अभी 4 क्वेश्चन हो गए। 5th क्वेश्चन अब हमारा आएगा, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, ठीक। अब दिया गया है, क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को देखना है, उसका एक शब्द देना है ना, एक पूरा सेंटेंस दिया गया है, उसका एक सेंटेंस देना है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में आता है कि एक सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर में भी आता है ना कि आपके पास उसको हम बोलते हैं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस होगा उसको एक शब्द देना। तो हिंदी में भी है, ये पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द देना है हमें। तो इसका मतलब निकालना है अ वर्ड और लॉ, वर्ड का होता है शब्द और या कानून, लॉ का होता है कानून, शब्द या कानून, नो लॉन्गर इन यूज, अब ज्यादा यूज में मतलब प्रचलित नहीं है, प्रचलन में नहीं है। नो लॉन्गर इज इन यूज का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब कि अब ये प्रचलन में नहीं है, इसका यूज नहीं होता है, राइट, इसका मतलब ये होगा। अब आगे हमें ये भी देखना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में हमारे पास क्या हो सकता है, राइट। तो 4 ऑप्शन में हमारे पास हो सकता है जैसे सैनिक, इसका मीनिंग आना चाहिए, सैनिक होता है किसी की निंदा करने वाला, ठीक। और
आउटडेटेड तो आपको पता ही है, आउटडेटेड मतलब पुराना हो जाना किसी चीज का। फिर आता है हमारे पास रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब हो जाता है, ये होता है जो भी कम बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब जो आदमी कम बोलता है, रेटिसेंट कम बोलने वाला। और ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित। तो हमने पहले बोल दिया कि जो शब्द प्रचलन में नहीं है, ठीक, नॉट इन यूज ऑफ वर्ड ऑफ लॉ, ठीक, कानून। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला इसका आंसर होगा। इसका मतलब है जो प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का अप्रचलित, इसका मतलब हो अप्रचलित। ये भी समझ आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। देखो क्या लिखा गया है इसमें, आई लव माई बुक्स so much that I cannot part dash them. I love my books so much that I cannot part dash them. कि मैं अपनी किताबों को, बुक्स को इतना ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं कि मैं उनसे दूर नहीं हो सकती, उन्हें छोड़ नहीं सकता या सकती, राइट। तो देखो इसके लिए ऑप्शन कौन से यहाँ फिट बैठेगा, ये भी देखना जरूरी, देखेंगे। ऑप्शन अ में फ्रॉम दिया गया है, पार्ट फ्रॉम देम, उनसे अलग नहीं हो सकता या सकती, तो आप करेंगे फ्रॉम। यहाँ पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे, बट ये भी ये नहीं होगा। फिर आ जाएगा विद, विद का मतलब के साथ, बाय के द्वारा, विदाउट उसके, बिना उसके, राइट। तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, क्योंकि जब पार्ट का यूज होता है, पार्ट के साथ हमेशा विद का यूज होगा, पार्ट विद। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आई कैन नॉट पार्ट विद देम, मैं उनके साथ जो है, पार्ट विद देम साथ नहीं है, उनसे, पार्ट के साथ विद होगा। और अगर यहाँ पर होता पार्ट की जगह होता, पार्ट का मतलब क्या होता है? अलग होना, पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, 20 का पार्ट, तो पार्ट विद। अगर होते हैं सेपरेट, सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग होता है। तो सेपरेट अगर होता है तो सेपरेट फ्रॉम देम, तो वहां पर फ्रॉम का यूज होता है। अगर पार्ट का यूज है तो पार्ट के साथ हमेशा विद का यूज किया जाएगा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब करेक्ट स्पेलिंग वाला है, स्पेल्ड करेक्टली। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें एक वर्ड जो है सही तरीके से स्पेलिंग उसकी सही है, एक की, बाकी ये गलत है 3 की, है ना। तो हमें वो स्पेलिंग वाला वर्ड देखना है जिसकी स्पेलिंग राइट है, करेक्ट स्पेलिंग है। तो देखो ये है डिसीव, ठीक, डिसीव, एक ही वर्ड को इन्होंने अलग अलग स्पेल करके लिखा है, स्पेलिंग इनके अलग अलग बना के की है, जिनमें से एक स्पेलिंग ठीक है। तो डिसीव है, तो डिसीव ये वाली जो होती है DECEIVE, तो आपको ये भी वोकेबलरी का ही एक पार्ट है। तो वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बार बार आपको बोला, वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होती है, वोकेबलरी का पार्ट है ये भी। डिसीव मतलब वर्ड को समझना, उसका मीनिंग भी समझना, उसको स्पेलिंग से भी समझना कि किस तरह से उसकी स्पेलिंग होती है, राइट, क्या स्पेलिंग होती है। तो डिसीव DECEIVE ये इसकी स्पेलिंग होती है, बाकी ये सब के सब गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब आ जाते हैं आपके आर्टिकल्स वाला जो पार्ट है हमारा ग्रामर में, उसमें से क्वेश्चन पूछा, ए एंड द आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से क्वेश्चन आया, आर्टिकल्स में से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आया आपके सामने। तो आपको पता चल रहा है ना कहां से आ रहे हैं आपके क्वेश्चन, ठीक। ये आगे क्या आ गए, वोकैबुलरी का क्वेश्चन बन गए, मतलब वोकेशन, इंपेरिश था ना यहाँ पर। अल्टरनेटिव मतलब जिस तरह से हम सिनोनिम्स करते हैं, सिनोनिम्स एक सेम प्रकार के क्वेश्चन है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उसके उल्टे होते हैं, सिनोनिम्स समानार्थक शब्द, ठीक है। अल्टरनेट विकल्प वाला शब्द, तो एक जैसे शब्द होते हैं ये, उसमें से आ गया। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में से आ गया। फिर हमारे पास टेंस में से भी एक क्वेश्चन आ गया, राइट। फिर हमारे पास सिनोनिम वाला क्वेश्चन आ गया। फिर अभी हमारे पास ये आ गया कि एक वर्ड देना है एक सेंटेंस को, ये भी आ गया। फिर हमने अभी ये भी एक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ गया। फिर हमारे पास है वोकैबुलरी का क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया। अब फिर हमारे पास आर्टिकल में से भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें चूज द करेक्ट आर्टिकल। इनमें से ही इज डैश वन आइड पर्सन, तो वन आइड पर्सन, एन द और नन ऑफ दिस, या तो यहाँ एन का यूज होगा या अ का यूज होगा या द का, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं, किसी का यूज नहीं होगा। कहने को ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन ऐसा तो हो ही सकता है, क्योंकि ये तो यहाँ लगेगा कुछ ना कुछ, राइट। तो इन तीनों में से अब कुछ होने वाला है। अब आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, आर्टिकल्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए। अभी जब ये जो हम खत्म कर देंगे, जब इसको मैं 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूंगा, इसके सॉल्व करवा दूंगा, तो उसके बाद हम इंग्लिश को प्रॉपरली, इंग्लिश वाली यूट्यूब हमारा जो चैनल है उस पे हम ये पूरे के पूरा इंग्लिश जो आपको पटवारी की पोस्ट के लिए आने वाला है 2014 में, अगस्त सितंबर में जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, अभी उसकी डेट वो बाद में कंफर्म होगी। तो उसके लिए जो भी आपका पेपर आएगा उससे रिलेटेड हम
आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ग्रामर का पोर्शन जो आने वाला है, जो जरूरी है, वो हम करवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले जरूर हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और पूरे का पूरा पेपर, पटवारी की पोस्ट के लिए जो पेपर आएगा उसको हम आपको A to Z आपको जितना आएगा, एक्स्ट्रा नहीं, जितना आएगा उसमें से जितना भी हम करवाएंगे उसमें से इतना हम कह सकते हैं, एश्योरेंस दे सकते हैं, गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन जितना आएगा उसका 90% जो हम करवाएंगे उसमें से आएगा, 80 to 90%। और आपको 80 to 85 तक की क्वेश्चन के आंसर ठीक होने चाहिए, उसके नंबर आने चाहिए, राइट। तो देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन और द। अब आपने पढ़े होंगे आर्टिकल्स, उसमें आया होगा आपके पास वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है उनके आगे एन का यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट करने वाला बहुत ध्यान से देखना। ए ई आई ओ यू होता है ना, मैं आपको बताऊं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर ये वाले हो, वॉवल्स कहते हैं इनको, वॉवल वाले वर्ड्स हो तो इनके आगे हमेशा एन का यूज होता है। एक चीज तो अगर आप देखते हैं कि वन है, ओ लगा है, तो ओ भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एन लगा सकते हैं, राइट। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, है तो ये वॉवल, शुरू हो रहा है वॉवल से, लेकिन साउंड किस चीज की दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन, हिंदी में पढ़े ना आपने। और वॉवल क्या होते हैं, स्वर, अ आ ई उ वाले जो स्वर, और व्यंजन क ख ग घ वाले, ठीक है ना, तो वो व्यंजन होते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको आप बोलते हैं वन। इसको जब हम पढ़ेंगे, है तो ओ से, आर्टिकल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट की, जैसे वन। और तो नहीं बोल रहा है ना, और नहीं बोल रहा ना, व की आवाज दे रहा है। तो व जो हम देखते हैं कॉन्सोनेंट है, मीन्स जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं योर व, क ख ग वाली लाइन में आता है ना नीचे, योर व, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अ, यहाँ पर आएगा अ, और ऑप्शन बी, ये करेक्ट होगा। ये गलत, द भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक। इसका ज्यादा पता आपको तब चलेगा जब हम इसका पूरे का पूरा ग्रामर आपको स्टार्ट करेंगे करवाना। ये सिलेबस पटवारी की पोस्ट के लिए या किसी और पोस्ट के लिए, सभी के लिए काम आने वाला है। आर्टिकल्स हर जगह आते हैं, हर पेपर में आते हैं, राइट। ये हो गया। अब ये 8 क्वेश्चन हो गए। 9th क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको। अब देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ऑडेसिटी। एक वर्ड दिया गया है सिनोनिम्स, एक होता है एंटोनिम। सिनोनिम मतलब उसके समान अर्थ वाले शब्द, एंटोनिम्स होते हैं उसके उल्टे शब्द, राइट, ठीक है ना, उसका उल्टा शब्द। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है। और सिनोनिम क्या दिया गया, एक वर्ड दिया हमारा ऑडेसिटी। क्या वर्ड दिया गया हमारे पास, ऑडेसिटी का एक वर्ड दिया गया है। तो ऑडेसिटी हमारे पास जो वर्ड है उसका हमने सिनोनिम ढूंढना, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे हमारे पास, और 4 ऑप्शन में ऑडेसिटी का हमने एक सिनोनिम ढूंढना है। तो ऑडेसिटी क्या हो जाती है हमारे पास, ऑडेसिटी को करना गुस्ताखी, जैसे बोलते हैं ना, उसने इतनी गुस्ताखी कर दी, राइट, उसकी क्या गुस्ताखी, इस तरह से बोलते हैं। तो ऑडेसिटी का मतलब गुस्ताखी। तो इसके लिए हम एक शब्द, इनमें से कोई एक शब्द ठीक है, एक वर्ड ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इनका भी हमें, जो ये वर्ड्स लिखे इनका भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट। अलर्टनेस तो आपको बताइए, अलर्ट का तो सतर्क, नेस लग गया तो सतर्कता होगी, ठीक है। टिमिडिटी, अब ये जो टिमिडिटी वर्ड है इसको हम बोलते हैं, टिमिडिटी होता है कायरता, घबराहट, इस तरह का वर्ड, कायरता या घबराहट। अब आता है ह्यूमिलिटी, नीचे आता है ह्यूमिलिटी का होता है जैसे कोई नम्र स्वभाव का, नम्रता वाला स्वभाव, नम्र स्वभाव, सॉफ्टनेस वाला, तो ये नम्रता वाला आ गया। ये है बोल्डनेस क्या होता है अपना, बोल्डनेस दृढ़ता, बोल्ड है ना, तो बोल्डनेस दृढ़ता वाला, निर्भीकता वाला, जिसको निडरता वाला आदमी। तो हमें अभी ऑडेसिटी का वर्ड किया, ऑडेसिटी का हमने क्या वर्ड किया था अभी, ऑडेसिटी को क्या बोला हमने, गुस्ताखी वाला। तो गुस्ताखी कौन कर सकता है, जो निडर होगा, है ना। तो गुस्ताखी कौन कर सकता है, जो निडर होगा। तो इसका होगा बोल्डनेस, जो निडर आदमी होगा वही तो गुस्ताखी करेगा, बाकी तो जो नम्र स्वभाव वाला वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे 9 क्वेश्चन होंगे। अब 10th क्वेश्चन का आंसर जो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये भी हमारे पास, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। ये था सिनोनिम, अब आ गया एंटोनिम। एंटोनिम मैंने बोला उल्टा, उसका उल्टा, ठीक है ना। तो एंटोनिम में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि ये वर्ड दिया गया हमारे पास मेलाइस, ये वर्ड दिया गया है
MALICE, मेलाइस। एक तो हमें इस मेलाइस का पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं। मेलाइस होता है द्वेष, द्वेष भावना या दुर्भावना रखना, द्वेष रखना या दुर्भावना रखना किसी के प्रति, ठीक। तो इसका उल्टा करना है हमें, ठीक है ना। अब देखो गुडविल क्या होता है, गुडविल भी अच्छी, गुडविल का होता है अच्छी भावना, ठीक। तो यहीं से हमें फर्स्ट ही व्यक्ति हमें इसका आंसर मिल गया कि गुडविल, ये होगी मेलाइस दुर्भावना, और गुडविल क्या होगी अच्छी भावना, और इलविल भी क्या हो गया बुरी भावना रखना, इलविल दुर्भावना रखना। हेट क्या हो गया घृणा करना, और स्पाइट का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर चिढ़ाना, ठीक है ना, या तंग करना, किसी को चिढ़ाना या तंग करना, तो ये स्पाइट का मतलब हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, सिर्फ हमारा गुडविल वाला ऑप्शन जो है सही, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है, दुर्भावना का उल्टा हो जाता है गुडविल, है ना, अच्छी भावना रखना। तो ये हमने अभी 10 क्वेश्चंस किए, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से। मतलब आपने नरेशंस पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, ये दो क्वेश्चन उसमें पूछे गए आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में से। दो क्वेश्चन 2019 में जो आपका पटवारी का पेपर आया था, उसमें इंग्लिश के दो क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से है। बहुत होते हैं 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर, बहुत होते हैं, अच्छे से समझना चाहिए। अभी इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बाद में अच्छे से जब हम दोबारा से एक सीरीज शुरू करेंगे, पूरा सिलेबस A to Z आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसमें ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बड़े आराम से और डिटेल से बताऊंगा। अभी सॉल्व करेंगे हम। जैसे दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। इसका पहले तो इसका मीनिंग हमें आना चाहिए, क्या बोला गया है। टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, अपने विद्यार्थियों से क्या कहा, लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, चलो नया लेसन शुरू करते हैं, राइट। सॉरी, इसके ऑप्शन है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। हमें पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके लिए जब लेट वाला कोई आता है, लेटस वाला कोई सेंटेंस आता है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मतलब उसके लिए कौन सा रूल है। लेटस के लिए हम एक तो वर्ड लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यदि किसी सेंटेंस में ऑप्शन हमारे पास 4 होंगे, ये तरीका है, वो बाद में समझाऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि लेटस वाले जो हमारे पास इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, उसमें अगर ऑप्शन में हमारे पास सजेस्टेड वर्ड हो और साथ में शुड वर्ड लगा हो, है ना, सजेस्टेड टू और शुड का वर्ड लगा, शुड लगा हो, तो हमें एकदम से वहीं पर क्या करना चाहिए कि उसको समझना कि ये ठीक है। फिर उसके सेंस के हिसाब से देखना है हमने कि सेंटेंस किस सेंस में बनाया गया। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। इसका क्या हुआ, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। अब यहाँ पर आस्क्ड मैंने बोला है कि लेटस वाला हो तो वहां पर सजेस्टेड वाला होता है, तो ये आस्क्ड नहीं होगा, राइट। तो ये तो बिल्कुल अपने आप बाहर हो गया। नेक्स्ट में आ जाता है सजेस्टेड वर्ड हमें दिख रहा है, तो ये हो सकता है सजेस्टेड टू, है ना, मैंने बोला ना सजेस्टेड टू लगना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैंने बोली कि वहां पर शुड भी होना चाहिए, तो इसमें आगे कहीं हमें शुड नहीं दिख रहा है, तो ये वाला भी अपने आप गलत हो गया, राइट। ऑप्शन 3, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट ही शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। अब मैंने बोला था अपना क्या बोलते हैं, सजेस्टेड होना चाहिए और दूसरा शुड भी होना, तो यहाँ पर शुड है, ठीक, राइट। लेकिन ये भी गलत है। अब आगे वाला ऑप्शन सही है, इसको मैं बताता हूं ये वाला पीछे वाला कैसे गलत है, ये सही कैसे है और ये गलत कैसे है, राइट। देखो, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स आ गया, सजेस्टेड टू और साथ में शुड भी लग गया, राइट। तो सेम ही है, लेकिन एक चीज, एक वर्ड का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, जो कि इसके हिसाब से ये ठीक है। कैसे, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। अब यहाँ पर जो ये दे लगा है, ये स्टूडेंट्स के लिए लगा, ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, ठीक, और यहाँ पर क्या है दे, तो स्टूडेंट्स मीन्स प्लूरल, दे मीन्स प्लूरल, और यहाँ दैट के बाद ही लगा है, ही मीन्स सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर तो कोई है नहीं, कोई टीचर अकेला थोड़ी शुरू करेगा, बच्चों के साथ बोल रहा है कि चलो शुरू करते हैं, मिलके शुरू करते हैं इकट्ठा, तो वो प्लूरल में आएगा, तो यहाँ पर दे आएगा, दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो इस हिसाब से ये वाला जो है ये करेक्ट सेंटेंस है, राइट। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू हिज टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन गुड नाइट सर, ठीक है, कॉमास क्लोज्ड। अब क्या बोल रहा है ये,
उसने ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने टीचर से कहा सेड सेकंड फॉर्म लगी है। ये चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि टेंस को, मतलब ये सेंटेंस जो है इसको कौन से टेंस में बनाया गया है ना, राइट। तो गुड नाइट सर उसने बोला, और सर वर्ड भी साथ में लगा है, राइट। इसको देखेंगे। और इस तरह का जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो गुड नाइट वाला अगर आपके पास आ जाता है तो गुड नाइट मीन्स वहां पर विश नहीं होगा। जब हम गुड नाइट करते हैं विश होता है गुड मॉर्निंग के लिए, गुड आफ्टरनून के लिए, गुड इवनिंग के लिए, वहां पर विश लगता है, ठीक है ना। ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर, इस तरह से विश लगेगा कहां पर, जहां पर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून वाले हो। जहां नाइट वाला बात है गुड नाइट होगी, गुड नाइट मतलब अब हम सुबह ही मिलेंगे। गुड नाइट होता है लास्ट का, एक दिन की जो बिल्कुल लास्ट वाली जो मुलाकात होती है उसको गुड नाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद सोने चले जाते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग या दूसरे दिन कभी भी जब मिलते हैं तो उसके बाद वो दूसरा दिन शुरू होता है। तब तक के लिए गुड नाइट मीन्स के विदाई, विदाई। तो विदाई के लिए एक वर्ड होता है बिड, राइट। तो बिड का यूज होना चाहिए, एक तो इसमें बिड का यूज होना चाहिए, और दूसरे ये सर के हिसाब से, ये जो सर वर्ड लगा है इसके हिसाब से भी रिस्पेक्ट दी है, स्टूडेंट ने रिस्पेक्ट दी है अपने टीचर को, रिस्पेक्टफुली उसके ने कुछ कहा है। अगर यहाँ पर सर वर्ड नहीं होता, गुड नाइट ओनली गुड नाइट होता, तो क्या होता, रिस्पेक्टफुली वाला नहीं आता इसमें कोई भी सेंटेंस बनता। एक तो आएगा इसमें रिस्पेक्टफुली उसने क्या किया, बिड किया, तो उस तरह से देखना हमने। तो ये विश मैंने बोल दिया, ये वाला था नहीं, विश्ड नहीं, ये गलत हो जाएगा, पहला अपने आप ही गलत हो जाएगा। फिर ही रिस्पेक्टफुली, जैसे मैंने बोला सर है, रिस्पेक्टफुली हमारे पास वर्ड आ गया, लेकिन फिर दोबारा से विश्ड आ गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। वेस्ट होना ही नहीं चाहिए, इसके आगे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। जहां पर हमें लग रहा है कि गलत है उसको कर दो एकदम से गलत। नंबर 3 जो सी ऑप्शन है, ही रिस्पेक्टफुली बिड्स हिज टीचर गुड नाइट। यहाँ पर फिर वही बात आ गई, बिड्स आ गया, यहाँ पर एक वर्ड मैंने बिड होता है, राइट, और यहाँ पर ही है तो बिड्स लग गया, लेकिन ये वाला सेंटेंस भी गलत है। अब मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस क्यों गलत है, और ये लास्ट वाला सेंटेंस ये सही है, तो ये क्यों सही है, राइट। यहां पर बोला जा रहा है ही रिस्पेक्टफुली बेड, ये जो वर्ड लगा है ना पेड हिज टीचर गुड नाइट, उसने रिस्पेक्टफुली बेड वर्ब की फॉर्म का यूज करना आना चाहिए टेंस के हिसाब से। आपको टेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि टेंसेज को कैसे बनाया जाए। देखो रिस्पेक्टफुली बिड्स, बिड का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। हमने चलना है इसके हिसाब से कि जो हमारे पास ये स्पीच दी गई है ये वाली, ठीक है ना, तो इसको सैड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, से सैड पास्ट कहा, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म लगी है, तो पास्ट के हिसाब से हमें चलना है यहाँ पर। तो हमारा बिड बेड, तो यहाँ पर बिड का बेड यह होना चाहिए, तो ये वाला सेंटेंस हमारा ठीक है। बिड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए बिड्स लगा दिया कि बच्चे, और एस भी लगा दिया, इसको करेक्ट भी कर दिया, क्योंकि ये अगर आपको ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा, टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो आप सोचेंगे कि ही लगा है और ही के साथ एस और एस या ई एस का यूज होता है, तो एस है यहाँ पर बिड्स, तो यहाँ पर एस बिल्कुल ठीक है, इसको आप करेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, क्यों, इसके हिसाब से हमने चलना है जो हमारे पास पहले जो यहाँ पर जो जिसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ये देखना है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला है, इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है। तो बेड आपको करेक्ट हो गया। इन जो ये आपके नरेशंस हैं इनको मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में करवा दूंगा, राइट। अब नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। ये जो सिनोनिम्स आए बेटा, राइट, सिनोनिम्स पीछे भी हमने किए हैं, तो 2 सिनोनिम्स हमने पढ़े हैं। अब थोड़ा इससे पीछे चले गए थे हम, जो अभी 10 क्वेश्चन हमने पीछे वाले किए, उनके बीच में हमारे पास 2 सिनोनिम्स आ चुके हैं। एंटोनिम था, एक सिनोनिम था, राइट। तो यहाँ पे सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, उसके समान कोई वर्ड, शब्द, ठीक है ना, उसका इसके बराबर का वर्ड देना हमने। तो ये वर्ड दिए, ये 6 वर्ड दिए गए यहाँ पर। अभी सिनोनिम्स इकट्ठे 6 है, 6 सिनोनिम्स, और 2 हमारे पास पीछे थे, 8 सिनोनिम्स, ठीक है ना। तो मतलब एंटोनिम और सिनोनिम मिला करके अगर 8 क्वेश्चन बनते हैं आउट ऑफ 25, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। तो इनके ऊपर आपको बहुत काम करना है और उनको याद करना बहुत जरूरी है ध्यान से। जैसे प्रोहिबिट, हमें यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि वोकेबलरी का हमें बहुत ज्यादा हमारे पास भंडार होना चाहिए एक किस्म का, मतलब वोकेबलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। किस तरह से होगी वो, हर रोज एक वर्ड पढ़ते जाए और उसको लिखते जाए, 2 वर्ड पढ़ते जाए, 3 वर्ड, जितना आप कर सकते हो, मिनिमम 1 वर्ड तो आपको करना ही करना है, राइट, याद करना है, उसको लिखना है मीनिंग सहित। देखो प्रोहिबिट
पहले आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज से मना करना, निषेध कर देना, रोक लगाना, ठीक, प्रोहिबिट। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, कि प्रोहिबिटेड, दिस इज प्रोहिबिटेड एरिया, ये क्षेत्र निषेध है, इस क्षेत्र में नहीं आ सकते आप, ठीक है ना, तो ये निषेध हो गया, रोक लगाई गई है। फिर इसका ही, इसके समान हमने कोई देखना है, इक्वल वाला वर्ड देखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन में अलाउ दिया है, ग्रांट दिया है, बैन दिया है, सैंक्शन दिया है, ठीक। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? एक तरीका और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने का अगर जल्दी आपने करने हैं, तो एक बार आपने देख लिया उसका क्या वर्ड दिया गया, उसका सिनोनिम हमने देखना है, तो एक जो चार ऑप्शन उन पे एकदम से नजर चारों पे दौड़ा ली, ए बी सी डी, फटाफट नजर दौड़ा ली। हो सकता है कि एक वर्ड आपको एकदम से वहां पे इजी वर्ड दिया गया हो, तो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, यही वर्ड है और इसको आप टिक कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे एक वर्ड का दूसरे वर्ड का मीनिंग, तीसरे का चौथे का, उसमें फिर टाइम लग जाता है। एक बार नजर दौड़ा लो। अब देखो, अलाउ है, ग्रांट है, बैन है, सैंक्शन, तो बैन, बैन अपने आप में क्या होता है? ये वर्ड बैन भी क्या होता है? बैन लगाना, ठीक है ना, रोक लगा देना, तो ये वाला वर्ड अपने आप ही ठीक है। फिर अलाउ कुछ और होता है, ग्रांट कुछ और होता है, सैंक्शन कुछ और होता है, इनके मीनिंग भी आपको आती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा देखिए, रेगरेट, रेगरेट वर्ड दिया गया। रेगरेट क्या होता है? पछतावा, मुझे किस चीज का पछतावा है, उसे पछतावा इस चीज का ना, मतलब किस चीज के लिए पछताना, मुझे रेगरेट है इस चीज का, अगर मैं कर लेता तो अच्छा हो जाता, मैं पछता रहा हूँ, तो पछतावा, रेगरेट का मतलब होता है पछतावा। और यहाँ पर देखिए हैप्पी, इसके ऑप्शन दिए गए। फिर एक बार दोबारा से चले जाएंगे हम, तो देखेंगे अब आपको जो हैप्पी आता है, हैप्पी तो खुश होता है, तो पछतावा नहीं होता। ब्लूम, ब्लूम का वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, होता है कोई जब किसी पेड़ पौधों में या नई कोंपलें आती है, नव यौवन, इस तरह से, ठीक है ना, जो कलियां खिलनी शुरू होती है, तो उसको बोलते हैं ब्लूम, है ना, कोंपलें। और सी, रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस से बना, रिप्रोड्यूस, दोबारा बनाना किसी चीज को। और रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, ठीक है ना, पश्चाताप करना, तो ये इसका सही आंसर होगा रिपेंट का। अब आता है नेक्स्ट आगे, व्हिम्सिकल, व्हिम्सिकल मीन्स खुश मिजाज आदमी, मौज मस्ती करने वाला आदमी, ठीक है ना, इंसान, तो व्हिम्सिकल, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास व्हिम्सिकल के मीनिंग हमारे पास आने चाहिए। अब देखो, फिर मैंने वही बोला कि इसका सिनोनिम ढूंढना है हमने, तो इसको भी हम बड़े आराम से एकदम से फटाफट कर सकते हैं। देखिए, चार ऑप्शन है, अम्यूजिंग चले जाए, ये आपको नहीं आ रहा मान लो, थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप चले नेक्स्ट में। सैड है, ये तो सैड नहीं होता, खुश मिजाज है तो सैड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सौरो, ये भी दुख होता है। मैड, पागल होता है। तो एकदम से आपको इसका मीनिंग आता है चाहे नहीं आता, इसको आप टिक कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ ऑप्शन बीच में आ जाते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं होता है। एकदम से तरीका है कि चारों ऑप्शन को फटाफट एक नजर में देख ले, एक नजर से चारों ऑप्शन को देख ले, हो सकता है आपको एकदम से मिल जाए फटाफट कोई आंसर, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर भी, ये भी मौज मस्ती आनंद वाला होता है, अम्यूजिंग, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 16, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है, इंटरमिटेंट का मतलब था कि कोई चीज बीच बीच में शुरू होने वाली, बीच बीच में रुक रुक कर कोई चीज शुरू होती, अभी है फिर बाद में रुक गई, फिर उसके बाद बीच बीच में, ठीक है ना, इंटरमिटेंट। और अब इनके थोड़े से यहाँ पर आपको लगेंगे वर्ड्स डिफरेंट, सॉरी, दिए गए हैं और टफ थोड़े से दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इंटरमिंगल, अब इसका देख लो, एक नजर दौड़ाई, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़े से टफ है, हमें थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ेगा आराम से। तो इंटरमिंगल आपको पता होना चाहिए, इंटरमिंगल का मतलब है मिलाना, आपस में की चीज को मिलाना, है ना, इंटरमिंगल, मिंगल करना, मिला देना, ठीक, आपस में मिलाना। इनडिफरेंट का मतलब होता है साधारण, घटिया सी कोई चीज, राइट, साधारण चीज। पीरियोडिक, ये होता है पीरियड से बना, पीरियोडिक, पीरियोडिक मीन्स ये भी समय समय पर होने वाला, है ना, समय समय पर होने वाला। और ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? किस चीज को प्रसारित करना, प्रसारण का, ट्रांसमिट का मतलब प्रसारित करना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए पीरियोडिक, ये वाला सही है, मैंने बोला समय समय पर, ये था बीच बीच में होने वाला, मतलब बीच बीच में, और ये समय समय पर होने वाला, तो ये चीज आपस में मेल खा रही, तो ये इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्स्टिनेट, राइट, ये फिर टफ वर्ड्स हैं थोड़े से। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दीपन, हठीला, हठ करने वाला, जिद्द, जिद करने वाला, ठीक। तो अब देखते हैं, एब्सोल्यूट दिया है, इसके लिए ऑप्शन दिया है एब्सोल्यूट, आपने पढ़ा एब्सोल्यूटली राइट, एब्सोल्यूटली करेक्ट, पूर्णतया, है ना, तो इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण। तो ये तो जिद्दी, तो इसका मतलब नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ इसका, राइट। स्टबन, स्टबन होता है जिद, स्टबन क्या होता है? जिद, तो ये इसका राइट जो है इसका आंसर है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, जो प्रचलित नहीं है, और एक पीछे वर्ड आया था हमारे पास, ठीक है ना। और ओल्ड फैशन, पुराने फैशन का, तो यहाँ पर ऑब्स्टिनेट का ये वाला ऑप्शन
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, कार्डिनल। कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब क्या होता है? मतलब कार्डिनल का मतलब होता है कोई चीज मुख्य चीज, कोई मेन चीज, मेन प्रधान चीज, जिसको बोलते हैं कार्डिनल। और अब आगे आ जाता है हमारे पास, फिर एक बार पढ़ो तो इसका आंसर भी हमारे पास एकदम से आ सकता है। चीफ लिखा गया है तो चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य। एकदम से इसको टिक कर दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फिर एक बार देख लो कोई और तो नहीं वर्ड इसके सिमिलर है, ठीक है ना। तो कार्डियक, कार्डी का मतलब होता है हृदय संबंधी। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डिपार्टमेंट होता है कार्डियक डिपार्टमेंट, है ना, मतलब जहां पर हृदय संबंधी रोग जो होते हैं उनको ठीक किया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। आगे करेक्ट, सही करना। फॉर्मल, फॉर्मल होता है अपना जैसे बोले इसको औपचारिक, ठीक है ना, औपचारिक। तो ये इसका आंसर ये है, ये तीनों के आंसर गलत है। तो ये एक, प्रोहिबिट, रेग्रेट, व्हिम्सिकल, इंटरमिटेंट, ऑब्स्टिनेट और कार्डिनल, ये 6 इकट्ठे आए हैं आपको सिनोनिम्स। तो इस तरह से सिलेबस का भी पता चलता है कि क्या चीज आने वाली है और क्या चीज नहीं आने वाली। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स में से पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में से पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में से। और 3 क्वेश्चन हमने पीछे भी कर लिए थे फिल इन द ब्लैंक्स के। तो अभी देखेंगे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब ये हमारे पास सेंटेंस दिए गए हैं और सेंटेंस के बीच ब्लैंक है, उस ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई सुटेबल, ठीक है ना, मतलब अप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल, कोई उसके लिए जो फिट बैठता है वो वाला ऑप्शन हमने वहां पर डाल देना है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? फर्स्ट है इसका, ही डील्स डैश स्टेशनरी, ठीक। तो क्या हुआ ऑप्शन में? विद, एट, ऑन, इन। इनमें से क्या होगा? ही डील्स स्टेशनरी, वो स्टेशनरी में डील करता है, मतलब स्टेशनरी का काम करता है, उसको खरीदने बेचने का काम करता है स्टेशनरी का, ठीक। तो स्टेशनरी में काम करता है, तो किसी भी चीज में कोई डील करता है तो डील के साथ हमेशा इन का यूज होता है, डील इन। तो यहां पर हम देखेंगे इन है हमारे पास, तो हमारे पास इन है तो हम एकदम से इसको आंखें बंद करके यहाँ पर इन का यूज कर लेंगे। ही डील्स इन स्टेशनरी, विद नहीं होता, स्टेशनरी के साथ नहीं करेगा, एट स्टेशनरी के ऊपर नहीं करेगा और ऑन स्टेशनरी के ऊपर नहीं करेगा, राइट। तो इन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर, ठीक। जो टाइगर था वो हंटर के द्वारा मारा गया, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बाय है तो हम एकदम से कर लेंगे। अगर हमारे पास देखिए ये आता है, अगर आपने ग्रामर सही से सीखी होगी तब आपको एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये ऑप्शन होना चाहिए। ये जो हमारे पास विद, बाय, इन, ऑन, ये जो भी ऑप्शन आ रहे हैं ये प्रेपोजिशंस के हैं, प्रेपोजिशंस का पार्ट है ना। तो प्रेपोजिशन में से भी आपके पास क्वेश्चंस आए हैं। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय आएगा यहाँ पर। तो बाय देखते हैं हमारे पास कहीं है, विद है नहीं है, ये बाय है, ये वाला राइट आंसर। तो हम यहाँ पर बाय द लिख देंगे, बाय द हंटर। तो ये कोई भी तीनों बाकी ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, ही इज वीक डैश केमिस्ट्री। वीक मतलब कमजोर, वो केमिस्ट्री में कमजोर है। में के लिए इन का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें भी इन का यूज होगा और कहीं हम देखेंगे इन, फटाफट नजर डालेंगे, इन है, इनको डाल देंगे यहाँ पर। और ये ही इज वीक इन केमिस्ट्री। एट नहीं होगा, विद नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, इतना आप खुद जानते हो, सारे के सारे सिंपल है, ठीक। अब आता है, ये तो हो गया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट। अब आता है हमारे पास चूज द राइट सेंटेंस। अब सेंटेंस आपके पास लिखे गए हैं, 4 सेंटेंस होंगे, उनमें से एक सेंटेंस जो है हमें कोई राइट है इनमें से, उसको चूज करना है जो सही ऑप्शन में है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन देखना है हमने। इसमें जो ऑप्शन सेंटेंसेस के लिए दी गई है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो कालिदास है वो इंडिया का शेक्सपियर है, राइट। ये चारों लिखे इसी तरह से गए हैं, लेकिन इसमें वर्ड्स का हेर फेर है ना। जो वर्ड जहां होना चाहिए, सुटेबली फिट होना चाहिए, वो किसी एक सेंटेंस में है। मैं आपको इसका आंसर शुरू में बताता हूं कि ए वाला आंसर जो इसका बिल्कुल ठीक है। इसका मैं लॉजिक भी बताऊंगा क्यों ठीक है, ठीक। आगे देख लेते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है कि जो कालिदास है, कालिदास आप जानते हैं, ठीक है ना, इंडिया के महाकवि रहे हैं कालिदास, है ना, रामायण लिखी है कालिदास जी ने। कालिदास है, ये क्या है, इंडिया के शेक्सपियर। और ये जो शेक्सपियर है ये फॉरेन के नोवेलिस्ट है, इंग्लिश नोवेलिस्ट, राइट।
तो ये वहाँ के महान नॉवलिस्ट रहे हैं, नॉवल के लिखने वाले रहे हैं। तो वहाँ के जैसे महान ये थे, यह और इंडिया के कालिदास है। तो ये जो आंसर है कालिदास इज द, तो द उस चीज के साथ लिया जाएगा जिस चीज के साथ हम इनका कंपेयर कर रहे हैं, जिस चीज को हम उसके बराबर समझ रहे हैं, तो वो उसके बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, अभी आपके सामने मैं भी एक बहुत फ्रेश एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्रिकेट को सभी फॉलो करते हैं आप बच्चे, तो क्रिकेट में आजकल जैसे विराट कोहली है, सबका चहेता प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो आपके आसपास भी जब कोई आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप कोई बढ़िया क्रिकेट खेलने वाला हो, तो आप उसे उसकी तुलना किससे करेंगे? विराट कोहली से, कि ये वाला आदमी या लड़का जिसका नाम ABCD कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए रवि है नाम, तो आप बोलेंगे रवि इज द विराट कोहली ऑफ अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, कहीं का, ठीक है ना, या अपने स्टेट का नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से द लगेगा किसका? बोलेंगे रवि इज द विराट कोहली, द जिस आदमी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ द लगेगा। तो ये वाला सही है। अब देखो नीचे क्या किया है, द कालिदास इज शेक्सपियर, तो यहां पर नहीं लगेगा, कालिदास इसके साथ नहीं लगेगा द, राइट, यहां पर लगना चाहिए था, जो यहाँ मिस है, तो ये गलत हो गया। ठीक, आगे लिख दिया द कालिदास इज द शेक्सपियर, दोनों के साथ लग गया, दोनों के साथ नहीं लगना है, यहां भी लगा दिया इन्होंने, यहां नहीं लगना है। लास्ट में लिख दिया कालिदास इज द शेक्सपियर, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि द लग गया शेक्सपियर के साथ, राइट, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके साथ आगे इन्होंने क्या कर दिया, ऑफ इंडिया होना चाहिए था, ये द लगा दिया, ऑफ द इंडिया, द यहां पर नहीं लगेगा, इंडिया, इंडिया हमारे देश का नाम है, भारत, तो किसी भी कंट्री के नाम के आगे द का यूज नहीं होता है ना। उसके पीछे कुछ एक वो चीजें हैं, जब मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगा ग्रामर डिटेल में, तब बताऊंगा कि किस किस कंट्री के साथ द का यूज होता है, बाकी कंट्री के साथ द का यूज नहीं होता, तो इंडिया के साथ द का यूज नहीं होगा। तो ये भी अपने आप में खुद ही गलत हो गया। तो ये हो गया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस क्या है, वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, रीच्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम सेफ एंड साउंड मतलब बिना किसी नुकसान के पहुंचे, हमें कोई हानि नहीं, जा रहे होने कहीं मुश्किल रास्ते पे या मुश्किल जगह पे जा रहे, कोई मुश्किल काम होगा जहां कुछ खतरा होगा, तो वहां से वो सेफ निकल के आ गए, तो वहां पर दिया गया सेफ एंड साउंड, राइट। तो वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, बिना नुकसान के हम वहां पहुंच गए जहां पहुंचना था। तो अब लिखा गया है विच पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये ग्रामर का पोर्शन है, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं, तो उनको अगर आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा भी है, मैं आगे बताऊंगा जब ग्रामर कराऊंगा, नेक्स्ट वीक से हम शुरू करने वाले हैं पूरे का पूरा ग्रामर को, मैं इंग्लिश का पेपर आपको दोबारा से जो आएगा उसको पूरी इंग्लिश करवाऊंगा आपको। तो ये आता है पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, विच पार्ट ऑफ स्पीच, किस कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये हिस्सा है, क्या, साउंड। ये जो वर्ड हमने साउंड यहाँ लिखा ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कौन किस चीज का हिस्सा, जैसे नाउन प्रोनाउन वगैरह होते हैं, ये है जी, है ना, ये जैसे कि नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है ना, प्रोनाउन वगैरह, ये क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इनमें से ये साउंड जो है किसका हिस्सा है। अब आपको इसके बारे में एक एक चीज के बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत ये लेंथी है, डिटेल में है, तो अभी यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ मैं इसका आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या कैसे हुआ है, ठीक है। तो नाउन है, इनके सबके अपने अपने रूल्स है, जब आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके सामने एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपके सामने आंसर आपके आंखों के सामने फटाफट आ जाएगा। तो साउंड, सेफ एंड साउंड, तो इसका आंसर में बोलता है ये एडवर्ब है, नाउन तो नहीं है, नाम नहीं है ना, साउंड कोई नाम तो नहीं है, राइट, ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव कोई विशेषता भी नहीं है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, किसी चीज की, किसी आदमी की विशेषता कोई बताए तो एडजेक्टिव होता है। नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं है। एडवर्ब है, एडवर्ब मीन्स वर्ब होती है क्रिया, और एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, मतलब जो क्रिया की विशेषता को बताए होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब मतलब रीच्ड, यहाँ पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है हमारे पास, रीच्ड है, राइट, रीच्ड। हम मतलब हम क्या है, हम है, ये नाउन है, इसकी नहीं बात होती। रीच्ड, रीच्ड है, तो रीच्ड मतलब ये क्रिया, कैसे पहुंचे हम, कैसे पहुंचे हम, जो हमने काम किया, काम क्या किया, हम पहुंचे वहां पर, तो पहुंचे हम कैसे, सेफ एंड साउंड। तो यहाँ पर ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, तो इट मीन्स आंसर इज एडवर्ब, ऑप्शन बी, राइट। इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। अब जेंडर ऑफ फॉक्स, जेंडर के बारे में बात हो रही है, ठीक, और फॉक्स का फेमिनाइन चुनना हमने, फॉक्स को अगर हम बोल भी देते हैं, फॉक्स को
फीमेल और मेल में ना, ठीक है ना, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में दोनों में ही कई बार फॉक्स को फॉक्सी बोलते हैं, लेकिन हमारे पास आगे ब्रैकेट में लिखा है फेमिनाइन यूज कर, हमने इसका चूज करना है, फॉक्स का फेमिनाइन फीमेल क्या होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जेंडर वाला वो भी करवाएंगे आपको। ऑक्स तो बैल होता नहीं होगा, विक्सन ये इसका आंसर है, विक्सन मीन्स फॉक्स, राइट। वास्प ये नहीं होगा, बोर ये नहीं होगा, राइट, ठीक है ना। तो अब ये जो होगा इसका विक्सन मीन्स फॉक्स, राइट, हो गया। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यंग वन ऑफ शीप। जो शीप है, शीप मतलब भेड़, उसका यंग वन, यंग वन का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, यंग वन का मतलब बिल्कुल बच्चा, बच्चा यंग। तो उसके लिए शीप के बच्चे को क्या बोलते हैं, कब, कब तो नहीं बोलते, लैम्प बोलते हैं, लैम्प, है ना, ये आपको सबको पता है, लैम्प मतलब मेमना। तो ये भेड़ का बच्चा या फिर बकरी का बच्चा। कब क्या होता है, शाबक होता है, ये उसका शेर का बच्चा हो गया, ठीक है ना। काफ तो बछड़ा हो गया, फोल क्या हो गया, ये फोल क्या हो जाता है हमारे पास, घोड़े का बच्चा, फोल को क्या बोलते हैं, घोड़े का बच्चा। तो हमारे पास लैम्प ये वाला करेक्ट आंसर है, शीप का बच्चा जो होगा क्या होगा, लैम्प कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये तैयार पूरा के पूरा जो इसको हमने सॉल्व कर लिया है, जो आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश पटवारी 2019 2019 में आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसका इंग्लिश का जो पार्ट था उसको सॉल्व हमने पूरे का पूरा कर लिया है। अब होपफुली आपको बिल्कुल अभी समझ आ गया होगा पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर, और ये भी समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट राइट। तो इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मैं वीडियो शॉर्ट में आपको 5 मिनट की 7 मिनट की लेके आऊंगा कि आपको अब जो 2024 में अभी नेक्स्ट जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर में, तो उसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपके पास मार्क्स बिल्कुल जितने आपको चाहिए, मतलब टॉप करने के लिए उतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो अगर आप उसको भी मार्क्स को लेना चाहते हैं अपने आप को टॉप पे, तो वो वाले तो आप भी आप ऑप्शन भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे, अभी मैं उसको डाल दूंगा। तो अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम आपको आने वाले समय में, अब नेक्स्ट वीक से हम ये भी शुरू करने जा रहे हैं कि जो आपकी पूरी की पूरी ग्रामर, जो आपको पटवारी के लिए इंग्लिश वाला आने वाला है, जो भी सिलेबस, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आज तो हमने जो पिछले क्वेश्चन थे 25 वो किए हैं, आगे हम पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो आएंगे आपको उनको पूरी ग्रामर आपको समझाएंगे, जो जो भी सिलेबस आपका है अकॉर्डिंग टू सिलेबस समझाएंगे आपको पूरे का पूरा। तो बने रहिएगा। अगर आपको अच्छे से पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत ईजी है ना, लेकिन समझने की बात है। अगर आप समझे नहीं तो ईजी कहाँ से हो, तो बहुत मुश्किल होता है। आसान भी मुश्किल बन जाता है जब तैयारी नहीं करनी है ना। तो तैयार करने के लिए आप तैयार हो जाइए, और अभी से आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जैसे ही हम कोई भी आपको वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाए। हम इस चीज़ को ऑनलाइन भी करने जा रहे हैं, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम आपको यूट्यूब पे डालते जाएंगे। तो आप किसी भी तरह से ऑनलाइन जुड़ना चाहेंगे तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और अगर आप यूट्यूब पे हमारा चैनल देखना चाहते हो, कोई यूट्यूब पे स्टडी करना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर हमने एक रिकॉर्डेड इसका हमने एक थोड़ा सा आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी बनाया है। जो बच्चे अभी यूट्यूब पे भी नहीं देख सकते हैं या अभी ऑनलाइन भी नहीं जुड़ सकते, उनके लिए रिकॉर्डेड हम एक कोर्स लेके आए हैं। तो आप रिकॉर्डेड कोर्स खरीद सकते हैं, वो खरीदने वाला है, बहुत ही कम प्राइस में रखा है, उसको हर कोई बच्चा खरीद सकता है। इसी तरह तरीके से बनाया है कि कोई भी बच्चा, अफोर्डेबल है वो, कोई भी बच्चा उसको खरीद सकता है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स सो वेरी मच, और अपना ध्यान रखें और अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो बच्चे सीरियस है कि हमने कुछ बनना है, अब पटवारी बनना है, ये पोस्ट अब जो पटवारी की आपको आने वाली है वो 3 साल के बाद आएगी, 27-28 में आएंगी अब। तो जिसने बनना है अब इसे तैयारी कर ले, 3 महीने अपने डेडिकेशन के साथ लगा ले इसके लिए, राइट। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं मौज मस्ती में उन्होंने अपने लाइफ को ऐसे ही निकालना है, तो उनके साथ मत आप अपने आप को कंपेयर करें या उनका संगत ना करें। आप अपने रास्ते पे चल पड़े, और थोड़ा सा 3-4 महीने की बात है, उसको डेडिकेशन के साथ कर लें तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। थैंक यू, गुड लक।